गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है परागण के अभिकर्मक। परागण के अभिकर्मक। अपन चैप्टर नंबर पार्ट नंबर 2 पढ़ रहे हैं, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। पार्ट नंबर 2 पढ़ रहे हैं, उसका टॉपिक है परागण के अभिकर्मक या कारक। ठीक है, इससे पहले जो अपन ने वीडियो देखा उसमें परागण की परिभाषा, परागण के प्रकार और परागण के अनुकूलन पढ़ लिए थे। ठीक है, आज अपन जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम होगा परागण के अभिकर्मक या कारक। ये क्या है? ये पुष्प है, इस पुष्प के अंदर ये पुंकेसर है और इस पुष्प के अंदर ये क्या है? वर्तिकाग्र या अपन कह रहे हैं अंडप है। अंडप के अंदर स्त्री केसर है, अंडप और स्त्री केसर है। यहां से ये परागकण उड़ेंगे और ये इस वर्तिकाग्र तक जाएंगे, इसको कहते हैं परागण। अब ये परागण होगा, ये किसके द्वारा होगा? यानी सवाल है कि कौन से एजेंट है। एजेंट ये अपन कहते हैं ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो परागकणों को वर्तिकाग्र तक लेकर जाएंगे। ठीक है, तो परागण है, उसके अभिकर्मक या कारक है। दो होते हैं। कितने होते हैं बच्चों? दो होते हैं। एक का नाम होता है आजैविक कारक। कौन से होते हैं? आजैविक कारक, आजीवीय कारक। और दूसरे होते हैं जैविक कारक। ठीक है, दो कारक है होते हैं, एक जैविक और एक आजैविक। कितने कारक होते हैं? दो, जैविक और आजैविक। ठीक है, अब जो जैविक कारक है, आजैविक कारक है, उसमें आजैविक के एग्जाम्पल है जल और वायु। जल और वायु क्या करते हैं? दोनों परागकणों को वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित करते हैं। और जैविक में आप जानते ही हो, जीव जंतु यानी प्राणी, प्राणी क्या करते हैं? परागकणों को वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित करते हैं। आपने अपने आसपास बहुत सारे प्राणी देखे होंगे जो परागकणों को वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित ले जाते हैं। कोई एग्जाम्पल याद आ रहा है? अब सवाल पूछा जाता है कि भाई कौन सा एजेंट है जो ज्यादा परागकणों को वर्तिकाग्र तक ले जाता है? आजीविक कारकों से परागकण वर्तिकाग्र तक अधिक जाते हैं या जैविक कारकों द्वारा परागकण वर्तिकाग्र तक अधिक जाते हैं? बताओ बच्चों, आप क्या आंसर दोगे? सोचो, जैविक आजैविक किसके द्वारा आप परागकण वर्तिकाग्र तक ज्यादा ले जाएंगे? आप क्या आंसर दोगे? सोच लिया आपने? देखते हैं आपके और मेरे विचारों में समानता है कि नहीं है। तो अब मैं कह रहा हूं कि 80% तो क्या होते हैं, जो परागकण होता है उसको वर्तिकाग्र तक ले जाने में मधुमक्खियां सहायता करती है। क्या करती हैं? मधुमक्खियां दिन भर फूलों के चारों तरफ मंडराती रहती हैं और परागकणों को वर्तिकाग्र तक ले जाती है। ठीक है, यानी मोस्टली जो होता है वो प्राणियों द्वारा पर परागण होता है। और कुछ मात्रा में क्या होता है, हवा आती है, हवा के साथ परागकण उड़ जाते हैं और बहुत सारे परागकण वेस्ट हो जाते हैं और कोई एक परागकण वर्तिकाग्र तक भूले भटके कोई संयोग से पहुंच जाता है। परागकण हजारों की संख्या में उड़े, लाखों उड़े और कोई एकाधा है वो वर्तिकाग्र तक पहुंचा, बाकी सब अपने आसपास वेस्ट हो गए। तो ये घटना है वायु द्वारा, जल द्वारा। उसमें वायु द्वारा परागण होना तो अपने आप में एक पहेली है, वो भी जाए नहीं भी हो जाए। और कीड़ तो गारंटी लेते हैं कि परागकण हमें भोजन दो, हम आपके पुष्प है उसके परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंचा देंगे। तो इस तरह से ज्यादा जो परागण होता है वो किसके द्वारा होता है? जैविक कारकों से। क्लियर? किस किस का राइट हुआ बताओ? सबका राइट। वेरी गुड बच्चों, ऐसे हुए ना इंटेलिजेंट, यही तो होते हैं इंटेलिजेंसी। अब अपन कह रहे हैं सबसे पहले अपन वायु द्वारा पर परागण पढ़ेंगे। किसके द्वारा? वायु द्वारा पर परागण। वायु द्वारा पर परागण यानी परागण एक्चुअल में क्या है? वायु द्वारा पर परागण इसलिए है कि वायु पर परागण ही होता है इसमें मोस्टली। अब वायु द्वारा पर परागण के कुछ अनुकूलन बताते हैं आपको कि भाई वायु द्वारा पर परागण किस में होगा। ठीक है, उसके अनुकूलन जैसे अपन ने स्वपरागण के अनुकूलन पढ़े, फल परागण के अनुकूलन पढ़े। सबसे पहली विशेषता है कि पुष्प छोटे होते हैं। कैसे होते हैं? पुष्प छोटे होते हैं। ठीक है, पुष्प गुच्छे के रूप में होते हैं। पुष्प किसके रूप में होते हैं? गुच्छे के रूप में होते हैं। पुष्प रंगहीन होते हैं। पुष्प में मकरंद ग्रंथियां नहीं होनी चाहिए। पुष्प में क्या नहीं होनी चाहिए? मकरंद ग्रंथियां नहीं होनी चाहिए, यानी मकरंद ग्रंथियों का
अभाव होता है। पुष्प रंगहीन होंगे, छोटे होंगे और गुच्छे के रूप में होंगे। दूसरा है परागकण, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। परागकण हल्के होने चाहिए, भारी होगा तो उड़ेगा थोड़ी हवा से। परागकण हल्के होने चाहिए, संख्या में अधिक होने चाहिए। परागकण संख्या में अधिक होने चाहिए, शुष्क होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? शुष्क होने चाहिए। चिपचिपाहट रहित, कैसे होने चाहिए? चिपचिपाहट रहित होने चाहिए, चिपचिपाहट रहित होने चाहिए। ठीक है, चिपचिपा नहीं होना चाहिए, नहीं तो कीट के चिपक जाएगा। परागकण उड़ा, यहां से जाके किसी और से चिपक गया, वर्तिकाग्र तक पहुंचा ही नहीं। ठीक है, इसके अलावा संख्या में अधिक होंगे तब वर्तिकाग्र तक पहुंचेंगे। शुष्क होने चाहिए, चिपचिपाहट रहित होने चाहिए। अब उसके बाद में है वर्तिकाग्र। पुंकेसर की विशेषता बता देते हैं। पुंकेसर लंबे होने चाहिए, बाह्यमुखी होने चाहिए। पुंकेसर लंबे होने चाहिए, बाह्यमुखी होने चाहिए और अनावर्त होने चाहिए, यानी किसी से ढके हुए नहीं होने चाहिए। तो पुंकेसर आप देखोगे ये पुष्प है, इसमें पुंकेसर ऐसे लंबे लंबे होंगे तो हवा से आराम से झोले खाएंगे और परागकण उड़ उड़ के चले जाएंगे। बाहर की तरफ मुख होगा तो हवा आराम से लगेगी, किसी चीज से ढके हुए नहीं होने चाहिए। फिर उसके बाद में है पुंकेसर के बाद में है वर्तिकाग्र। क्या होने चाहिए? वर्तिकाग्र है वो चिपचिपी होनी चाहिए। वर्तिकाग्र थोड़ी ऐसी चिपचिपी होनी चाहिए ताकि परागकण आए चिपक जाए। अब हवा आएगी, यूं नहीं कि वापस हवा से उड़ सकते हैं, इसलिए वर्तिकाग्र चिपचिपी होनी चाहिए, पिछवत होनी चाहिए। ऐसे ऐसे इसमें यूं इस तरह से क्या होना चाहिए, ये थोड़े थोड़े यूं ऐसे गुच्छे टाइप के होने चाहिए ताकि परागकण आके फंस जाए। ये वर्तिका है वो भी पिछवत होनी चाहिए, वर्तिका वो भी पिछवत और लंबी होनी चाहिए। यानी ज्यादा वर्तिकाग्र बताओगे आप, चिपचिपी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? वर्तिका चिपचिपी होनी चाहिए। वर्तिका की विशेषता है वो चिपचिपी होनी चाहिए। इसके अलावा पिछवत होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? पिछवत होनी चाहिए, यानी पंखों जैसी होनी चाहिए। अब वायु द्वारा पर परागण ज्यादातर घास में होता है। किसमें होता है? मोस्टली जो प्लांट है वो घास ही है। क्या है? घास ही है। तो भाई अपने क्वेश्चन आ गया एग्जाम के अंदर कि भाई वायु द्वारा पर परागण आपने एक फूल के अंदर देखा, आपको फूल लाके दिया और फूल लाके दे दिया और आपसे पूछा इसमें वायु द्वारा परागण होगा, जल द्वारा परागण होगा, कीट द्वारा परागण होगा, तो आप कहोगे हाँ मुझे फूल दो। मैं आपको बता दूंगा फूल देखकर कि इसमें वायु द्वारा पर परागण होगा, जल द्वारा होगा, कीट द्वारा होगा। तो वायु द्वारा जो फूल होगा उस फूल को आप जैसे छुओगे आपके पाउडर लग जाएगा हाथों के, यानी परागकण ज्यादा है उसमें। परागकण कैसे हैं? ज्यादा है, शुष्क है और चिपचिपाहट रहित है। परागकण हल्के हैं। कैसे हैं? हल्के हैं। फिर आप फूल को देखोगे, फूल छोटा होगा, फूल रंगहीन होगा, फूल में मकरंद ग्रंथियां नहीं होगी, फूल गुच्छे के रूप में होंगे और फिर उसके बाद उस अंडाशय के अंदर एक ही बीजांड होगा। इस तरह से फिर पुंकेसर को देखोगे, पुंकेसर लंबे लंबे होंगे, पुंकेसर बाहर की तरफ मुख किए हुए होंगे, पुंकेसर अनावर्त होंगे, ढके हुए नहीं होंगे। फिर आप वर्तिकाग्र को टच करोगे, वर्तिकाग्र चिपचिपी होगी। आप कहोगे हाँ भाई मुझे पता चल गया, इसमें किसके द्वारा परागण होगा? वायु द्वारा। किसके द्वारा? वायु के द्वारा इसमें परागण होगा। ये अपने को ध्यान रखना है। तो वायु द्वारा पर परागण पूछते ही आपको ये अनुकूलन याद करने बच्चों, ये आपके सवाल बन गया एक अच्छा सा। और आप किसी से भी पूछ सकते हो, ज्यादातर घास में किसके द्वारा परागण होता है? वायु द्वारा। लेकिन इसकी एक हानि है, हानि ये है कि परागकण बहुत ज्यादा वेस्ट होते हैं। परागकण बहुत ज्यादा वेस्ट होते हैं, हजारों की संख्या में परागकण उड़ते हैं और परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंचना एक संयोगात्मक घटना है, एक आश्चर्यजनक घटना है। ये परागकण उड़ा हवा में, हवा वर्तिकाग्र तो इधर है, हवा इस साइड में है, सारे परागकण इधर आ गए, सारे परागकण इधर आ गए। तो क्या परागण हुआ? नहीं हुआ। ये परागकण उड़े, हजारों करोड़ों उड़े, एक भी वर्तिकाग्र तक नहीं पहुंचा, इसके आसपास से निकल गए सारे। ठीक है, तो ये क्या है? ये परागकण की हानि बहुत ज्यादा होती है इसमें। परागकण होते हैं और वर्तिकाग्र उनका मिलना, परागकण का वर्तिकाग्र पर पहुंचना और उनका आपस में टकराना एक अजूबा है। क्या है? अजूबा है। लेकिन प्रकृति में सब कुछ संभव है बच्चों। ठीक है, पुष्प में कुछ अनुकूलन है कि परागकण है उनकी विशेषताएं अलग है, पराग पुष्प की विशेषता अलग है, वर्तिकाग्र की विशेषता अलग है। और घासों में इस तरह से होता भी है परागकण, ऐसी बात नहीं, आप
टेंशन मतलब होता है, ठीक है, ऐसे अपन पढ़ लिया है तो इसका मतलब होता है। अब अपन पढ़ते हैं जल द्वारा पर परागण। किसके द्वारा? जल द्वारा पर परागण। यानी अपन पढ़ रहे हैं परागकण के अभिकर्मक। अब नेक्स्ट है जल द्वारा पर परागण। आप लोग बच्चों स्टडी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? करते रहा करो रोज और लिख लिख कर याद करो। जल द्वारा पर परागण, ठीक है। अब क्या होता है कि ज्यादातर मोस्टली पौधों के अंदर क्या होता है, कीटों द्वारा परागण होता है। अभी तक 21 पुष्पीय पादपी ऐसे ज्ञात है। क्या है? 21 पुष्पीय पादपी ऐसे ज्ञात है जिसमें जल द्वारा पर परागण होता है। पुष्पीय कैसे? पुष्प है वो सारे धरती पे ही पाए जाते हैं, जल में कहाँ पाए जाते हैं बेचारे? सारे पौधे धरती पर ही है पुष्प वाले। लेकिन 21 ऐसे पौधे भी हैं जो कि जल के अंदर, मतलब उनके द्वारा जल के द्वारा पर परागण होता है, जल के अंदर पाए जाते हैं। उसमें मोस्टली ये बीजपत्री हैं, ठीक है। अब आपको 2-3 पूछ भी ले पादप तो अपन नाम बता देते हैं जल द्वारा। जल द्वारा एक पुष्प के पराग कणों का परिभाषा ऐसे है कि जल द्वारा एक पुष्प के पराग कणों का, जल द्वारा एक पुष्प के पराग कणों का, वहां था वायु द्वारा, या जल द्वारा एक पुष्प के पराग कणों का, जल द्वारा एक पुष्प के पराग कणों का वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण होना, वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण होना क्या कहलाता है? जल द्वारा पर परागण, ठीक है, हाइड्रोफिली। अब जल द्वारा पर परागण में क्या होगा, आपको 2-3 नाम बता देते हैं, आप याद रख लेना। जैसे वेलिस्नेरिया है, क्या है? वेलिस्नेरिया है, इसमें जल द्वारा पर परागण होता है, ठीक है। इसी तरह से अपन वेलिस्नेरिया हो गया, हाइड्रिला है, क्या है? हाइड्रिला है, इसमें भी जल द्वारा पर परागण होता है, ठीक है। तीसरा आपको एग्जाम्पल बताते हैं समुद्री घास। क्या है? समुद्री घास, जिसका नाम है जोस्टेरा। क्या है? जोस्टेरा। ये 3 पादप याद रखना जो जल द्वारा पर परागण होते हैं, जल में पाए जाते हैं। और ये 3 नाम तो आपको याद रखने ही रखना है, वेलिस्नेरिया, हाइड्रिला, समुद्री घास, जोस्टेरा। इसमें जल द्वारा पर परागण होता है। अब अपन कहते हैं कि भाई क्वेश्चन बन गया कि कोई ऐसा पौधा भी है क्या जो समुद्र में पाया जाता है, समुद्री पौधा होता है, लेकिन समुद्र में पाया जाता है लेकिन उसमें जल द्वारा पर परागण नहीं होता है, जल द्वारा पर परागण नहीं होता है। तो अपन को 2-3 नाम एग्जाम्पल याद रखने हैं। एक नाम है अपने वाटर हाइसिंथ। क्या है? वाटर हाइसिंथ है, ये नाम याद रखना है, ठीक है। वाटर हाइसिंथ है, ठीक है। ये अपने एक ऐसा पौधा जो जल में रहता है। दूसरा निम्फिया है। क्या है? निम्फिया। ये जल में रहते हैं लेकिन इनमें वायु द्वारा और कीट द्वारा परागण हो जाता है, वायु द्वारा और कीट द्वारा पर परागण हो जाता है। अपन ने सोचा पौधा है जलीय, पूछ लिया कुमुदनी पादप है। क्या है? कुमुदनी पादप है, या वाटर हाइसिंथ है, वाटर लिली है, वाटर लिली भी लिखा मिल जाता है, वाटर लिली है, वाटर हाइसिंथ है। ये पौधे हैं, निम्फिया हैं। इन पौधों में ये पौधे जलीय हैं लेकिन इसमें वायु द्वारा या कीट द्वारा पर परागण होता है, ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। अब कुछ पौधों के एग्जाम्पल दे रखे हैं, कुछ और एक क्वेश्चन और बनता है कि जैसे शैवाल है। क्या है? शैवाल है, ब्रायोफाइटा है। सवाल बना हुआ एनसीईआरटी की बुक में, सीबीएसई आरबीसी की 12th की नई बुक में। शैवाल है, ब्रायोफाइटा है, इसी तरह से टेरिडोफाइटा है। ये पादप होते हैं, ये जल के आसपास ही क्यों पाए जाते हैं या जल के भीतर ही क्यों पाए जाते हैं? इनका आगे विकास क्यों नहीं हुआ? ये धरती पर क्यों नहीं आए? ठीक है, यानी ये धरती पर क्यों नहीं फैले, ये वहां पर ही क्यों सीमित है? तो आपको बताना है कि इनके जो नर युग्मक होते हैं, जो इनके नर युग्मक होते हैं, उनकी गति के लिए, नर युग्मक की गति के लिए या नर युग्मक के स्थानांतरण के लिए जल की आवश्यकता होती है। नर युग्मक के स्थानांतरण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? जल की आवश्यकता होती है। और बिना जल क्या होते हैं? युग्मक स्थानांतरित नहीं होते हैं। अब युग्मक स्थानांतरित नहीं होते हैं तो जल के द्वारा युग्मक स्थानांतरित होंगे, तभी तो निषेचन होगा, और निषेचन होगा तो नए पादप बनेंगे। तो भाई आप जल में ही रहो, बाहर आओ मत धरती पे। आप बाहर आओगे तो आपको चाहिएगा जल, हमारे पास जल है नहीं, क्योंकि जल नहीं है तो आपके युग्मक जाएंगे कैसे? युग्मकों को तैरने के लिए चाहिए जल,
तो 3 क्वेश्चन बन गए अपने। कितने बन गए? 3 क्वेश्चन बन गए। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इन्होंने पुटअप किया है, वो पूछा है कि भाई जल द्वारा पर परागण होता है उस पौधों के नाम बताओ। तो अपन ने कहा हाइड्रिला है, वेलिक्सनेरिया है और समुद्री घास जोस्टेरा है। ठीक है, फिर उसके बाद वो अगला सवाल पूछ रहा है कि भाई ये पौधे तो आपके हो गए, फिर ऐसा कोई पौधा है जो समुद्र में रहता है। किसमें रहता है? समुद्र में रहता है, लेकिन उसमें जल द्वारा पर परागण नहीं होकर वायु से, कीट से होता है। तो अपन कहते हैं हाँ, नीमतिया का पौधा है, समुद्र में रहता है लेकिन उसमें जल द्वारा पर परागण नहीं होता है। वाटर हाइसिंथ होता है, वो पानी के अंदर रहता है समुद्र में, लेकिन उसमें जल द्वारा पर परागण नहीं होता है। वाटर लिली है, ये आपको ध्यान रखना है। अब सवाल एक और बढ़ गया कि शैवाल ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा है, ये जल से बाहर, जैसे ब्रायोफाइटा उभयचर है, टेरिडोफाइटा का विकास हुआ है, लेकिन ये ज्यादा क्या है, जल का मोह नहीं छोड़ पाते हैं। अब इसमें नर युग्मक के स्थानांतरण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? जल की आवश्यकता होती है। और नर युग्मक स्थानांतरित होता है और उसके पश्चात निषेचन होता है। तो अपन कहते हैं कि जल बिना इसमें युग्मक स्थानांतरण और निषेचन घटना ही नहीं होगी, तो आगे परिवर्तन नहीं होगा। ये अपने को इस पे कंसंट्रेट करना है। ठीक है, तो ये अपन पढ़ेंगे। अब इसके प्रकार पढ़ेंगे, इसके क्या करेंगे? प्रकार का अध्ययन करेंगे। बच्चों, जल द्वारा पर परागण के प्रकार अपन पढ़ेंगे। समझ में आ रहा आप लोगों को? आप तो सब इंटेलिजेंट हो, होनहार बच्चे हो, पढ़ाई पे इतना जोर देते हो आप, तो मतलब यूं याद करके ही छोड़ते हो। और समझ में नहीं आए तो आप ये तुरंत के वापस देखो और याद करो। क्या मैं तो नंबर लाने हैं, क्या करने हैं? मार्क्स लाने हैं। कैसे करके? सर ने पढ़ा दिया, फिर अब हमारी जिम्मेदारी है। मैं जानता हूं ना आप सबको, आप तो एक से बढ़कर ये होशियार हो। अब देखो, जल द्वारा पर परागण है, क्या है? जल द्वारा पर परागण है, उसके प्रकार पढ़ते हैं। ठीक है, एक है अधो जल परागण और एक है अधिजल परागण। अधिजल परागण, ठीक है, दो प्रकार है, अधोजल परागण और अधिजल परागण। अब आप लोगों को क्या करना है, बताना है। एक परागण तो ऐसा होता है जो जल की सतह पर होता है। ये जल है, इस जल की सतह पर परागण होता है, यानी परागण वर्तिकाग्र तक जल की सतह पर तैरकर पहुंचते हैं। एक परागण ऐसा होता है जिसमें ये परागण है वो जल के भीतर ही तैरते हुए वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। ठीक है, कौन सा अधो होगा, कौन सा अधि होगा? ठीक है, आप सोचो, आप लोग सोचो, कौन सा अधो होगा और कौन सा अधि होगा? जल के भीतर होगा वो अधो होगा, या जल की सतह पर होगा वो अधो होगा? ठीक है, आपने सोच लिया, टाइम दे दिया मैंने आपको। अब देखो, मैं आपको बताता हूं, आपने सोचा वो सही होता है कि नहीं होता है, और मैं जो बताता हूं उससे आपका मैच होता है कि नहीं होता है। बच्चों, मेरे हिसाब से आप लोग शायद तुक्का मारो, आपका सही हो रहा है, मुझे लग रहा है। अब मैं बताता हूं परिभाषा। अधि मतलब होता अधिक, ऊपर ही ऊपर। मैं तुमसे अधिक अंक लाऊंगा, मतलब ऊपर पहुंचो। अधो मतलब नीचे आना, समझ गए? यानी जब जल द्वारा पर परागण होता है वो जल के अंदर होगा। किसके अंदर होगा? जल के अंदर जब परागण की क्रिया होगी, जब जल के अंदर परागण की क्रिया होगी, हाँ, तो कैसा हुआ? ये जल के भीतर पौधा है, ये जल के भीतर पौधा है, जैसे जोस्टेरा। क्या है? जोस्टेरा पादप, ये जल के भीतर है बच्चों। इसमें क्या, ये पौधा है और ये दूसरा पौधा है, ये भी जल के भीतर है। इसमें ये पे क्या है? परागकण है। क्या है? ये परागकण है, ये परागकण है। क्या है? ये परागकण है। ये इसमें जल के अंदर ही तैर रहे हैं और ये कहां पहुंच गए? ये वर्तिकाग्र तक पहुंच गए, यानी मादा पुष्प तक जल के भीतर तैरते हुए पहुंच गए। तो ऐसे परागकण को कहते हैं अधो। अधो मतलब होता है जल के भीतर, यानी जल के भीतर, जल के भीतर परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं, तब उसको कहते हैं अधोजल परागकण। अधो मतलब नीचे, अधो तो कहते हैं
अधोगर्त मतलब नीचे जा रहे हो, तुम्हारा पतन हो रहा है। क्या हो रहा है? पतन मतलब नीचे। अधि, अधि मतलब अधिक, अधि मतलब क्या होता है? अधिक, कि मैं तुमसे ज्यादा अंक ला रहा हूं। क्या कर रहा हूं? ज्यादा। जब परागण वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं और वो जल की सतह पर तैरते हुए, किसकी सतह पर? जल की सतह पर तैरते हुए पहुंचते हैं। जब परागण वर्तिकाग्र पर जल की सतह पर तैरते हुए पहुंचते हैं, तब उसको क्या कहते हैं? अधिजल पर परागण। यानी जल की सतह पर तैरते हुए परागण वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। परागण कहां पहुंचते हैं? वर्तिकाग्र तक। उसको क्या कहते हैं? अधिजल पर परागण। ठीक है, इसका उदाहरण है वेलिस्नेरिया। क्या होता है? वेलिस्नेरिया। अब भाई इसमें परागकण है, उन परागकण का एक अनुकूलन है। क्या है? अनुकूलन है कि परागकण के चारों तरफ गीला श्लेष्मक आवरण होता है। किसका आवरण होता है? गीला श्लेष्मक आवरण होता है। ये श्लेष्मक आवरण क्या करता है? ये श्लेष्मक आवरण परागकण को गलने से रोकना है। तो पूछा जाता है परागकण है उसके चारों तरफ किसका आवरण होता है? तो आपको बताना है गीला श्लेष्मक आवरण। ये नाम याद रह जाएगा, श्लेष्मक। ये परागकण को क्या होता है? नष्ट होने से बचाता है, नष्ट होने से बचाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। यानी परागकण गलेगा नहीं पानी के अंदर और आराम से तैरता तैरता वर्तिकाग्र तक पहुंच जाएगा। ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, तो अपन से जैसे ही पूछा तो अपन ये एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन ऐसे पुटअप हुआ कि ये परागकण है, इस परागकण के चारों तरफ गीला श्लेष्मक आवरण है। ये क्या करता है? इस परागकण को सुरक्षा प्रदान करता है। अब ये क्वेश्चन बनता है वेलिस्नेरिया के अंदर। आपको थोड़ा बताते हैं वेलिस्नेरिया में किस तरह से क्या होता है। वेलिस्नेरिया में थोड़ी एक घटना अलग टाइप की होती है। वेलिस्नेरिया ये पौधा है, ये इसकी पत्तियां हरी हरी पत्तियां बना देता है। ताकि आप क्या है कि आपका ध्यान रहे, हाँ सर नहीं हरी हरी पत्तियां बनाई है। ये पत्तियां हैं पौधे की, ये पौधा है, इसकी पत्तियां हैं। वेलिस्नेरिया की ये क्या है? पत्तियां हैं। ये पौधा है और ये वेलिस्नेरिया का दूसरा पौधा है। ठीक है, ये इसका नर पुष्प है। ये पानी है। क्या है? पानी है। नर पुष्प पानी की सतह पर है और इसने क्या किया? परागकण थोड़ा सा अंदर बना दिया। ये पानी की सतह पर इसने परागकण मुक्त किए। परागकण लाल बनाते हैं। क्या करते हैं? ये परागकण इसने ऐसे मुक्त कर दिए, ये परागकण मुक्त कर दिए। अब ये मादा पुष्प है। क्या है? ब्लैक बना देते हैं। क्या करते हैं? ये मादा पुष्प है, ये मादा पुष्प है। ये मादा पुष्प क्या है? पानी के अंदर है। किसके अंदर है? पानी के अंदर है। ध्यान से सुनना बच्चों। और परागकण कहां तैर रहे हैं? पानी की सतह पर। कहां तैर रहे हैं? पानी की सतह पर। इस मादा पुष्प का ये पुष्पवृंत है वो कुंडलित है। पुष्पवृंत क्या है? अत्यधिक कुंडलित है। पुष्पवृंत क्या है? अत्यधिक कुंडलित है। पुष्पवृंत क्या है? अत्यधिक कुंडलित है। ये ऐसे तैर रहा है। ठीक है, अब समस्या ये आई है कि पुष्पवृंत अत्यधिक कुंडलित तैर रहा है, परागकण तो बेचारे ऊपर है। अब ये पहुंचेंगे कैसे? बताओ। ये परागकण यहां तैर रहा है, ये परागकण यहां पहुंच गया, जल की सतह पर तैर रहा है। यहां से यहां पहुंच गया, जल की सतह पर तैर रहा है। अब निषेचन तो हो नहीं सकता, परागण हो नहीं सकता है। परागकण वर्तिकाग्र तक कैसे आएंगे? सोचो। हाँ बिल्कुल, एक बच्चे ने मुझे सही बताया। हाँ, सब नहीं, लगभग सभी सही बता रहे हैं। तो भाई क्या होता है, यहां से आपको उत्तर ढूंढना है। ये पुष्पवृंत कुंडलित से कैसा हो जाता है? सीधा। पुष्पवृंत में अनुकूलन है कि कुंडलित से कैसा हो जाता है? सीधा।
और पुष्प क्या होते हैं, जल की सतह पर आ जाते हैं। पुष्प कहाँ आ जाएंगे, जल की सतह पर, और परागकण वर्तिकाग्र मिल जाएंगे। तो इस तरह से क्या हो गया, अधिजल पर परागण, यानी जल की सतह पर परागकण वर्तिकाग्र से मिल गए। यहां से आपसे क्वेश्चन पूछता है, तो आपका दिमाग भी कुंडलित पे कंसंट्रेट रहता है। किस पे कंसंट्रेट रहता है, कुंडलित पे। आप तुरंत उत्तर दे देते हो कि सर पहले इसका पुष्प रंध्र कुंडलित होता है, जो कुंडलित से सीधा होने के कारण ये जल की सतह पर पहुंच जाता है। जल की सतह पर पुष्प पहुंच जाता है। मादा पुष्प कहां पहुंच गया, मादा पुष्प की लंबाई बढ़ी और वो जल की सतह पर पहुंच गया। इस तरह से क्या हुआ, जल द्वारा पर परागण हो गया, लेकिन अधिजल पर परागण हुआ। जल की सतह पर परागकण वर्तिकाग्र से मिल गए। कैसा लगा, अच्छा लगा, भूलोगे आप लोग नहीं, आपके सवाल ही नहीं है, आप ये दिमाग में एकदम याद रख लोगे वेल इस एरिया। अब एक क्वेश्चन और पूछते हैं, इसमें जो बनता है जल द्वारा पर परागण, वायु द्वारा पर परागण, दोनों का कॉमन क्वेश्चन है। बच्चों बिना मेहनत किए अगर परिणाम मिलेगा तो कोई मेहनत करेगा क्या। हर किसी को क्या चाहिए, पुरस्कार चाहिए। क्या चाहिए कि भाई हमने मेहनत की, हमें कुछ ना कुछ इनाम दो। क्या दो, इनाम दो। तो क्या होता है कि बिना मेहनत किए फल नहीं मिलता, और फल मिलने के लिए मेहनत करते हैं, तो अपन की एक इच्छा है कि अपन को पुरस्कार मिले। क्या मिले, पुरस्कार मिले। तो क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करते हैं, पुरस्कार पे बाद में देखेंगे। अपना क्वेश्चन है कि ये जो कुछ पुष्प होते हैं, जैसे कीट द्वारा पुष्प जो परागित होते हैं, सॉरी कीट क्या, अभी अपने वायु पढ़ा ना, वायु द्वारा जो परागित पुष्प होते हैं, जल द्वारा जो परागित पुष्प होते हैं, वो रंगहीन क्यों होते हैं, और उनमें मकरंद ग्रंथियां क्यों नहीं पाई जाती हैं, और उनमें मकरंद ग्रंथियां क्यों नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, वो रंगहीन क्यों होते हैं, उनमें मकरंद ग्रंथियां क्यों नहीं पाई जाती हैं, और वो गंधहीन क्यों होते हैं, यानी उसमें स्मेल भी नहीं आती है, खुशबू ही नहीं आती। एक तो आप शादी ब्याह में जाते हो, आप सेंट लगा के जाते हैं एकदम टनाटन होके, ऐसे ही आपको फूल दिया, खुशबू आई, आप 2-3 मिनट सूंघोगे, नहीं तो खुशबू नहीं आएगी तो आप फेंक दोगे, है ना। देखा आपने, समझ में बात को। बात मैं ऐसे कह रहा हूं कि एक तो चटकीला भड़कीला होता है तो नजर ठहर जाती है, वाह क्या इंसान है, और एक मेरी तरह बेचारा सीधा होता है तो उसकी तरफ कोई देखता ही नहीं है। तो अपन देखते हैं कि आप कहीं शादी ब्याह में जाते हो, कोई एकदम अच्छा सा कोई बन ठंड के आया है, सैंड लगा के आया है लड़का या लड़की, तो लोग क्या करते हैं, उसकी तरफ देखते हैं। वैसे ही क्या है कि वायु द्वारा और जल द्वारा जो परागित रंगहीन पुष्प रंगहीन क्यों होते हैं, उनमें मकरंद ग्रंथियां क्यों नहीं पाई जाती हैं, तो अपन कहेंगे ये कीट है। क्या है, ये कीट है। क्या है, तो कीट बड़ा बढ़ गया, डर जाओगे तुम लोग, कोई बात नहीं, डर जाओगे तो। ये कीट है। क्या है, कीट है। एक पुष्प तो ये है, कीट बहुत होते हैं आसपास आपके भी, बारिश में खूब आएगा भी। एक पुष्प ये है, एक पुष्प ये है, रंगहीन। कैसा है, रंगीन है। कैसा है, ये पुष्प है रंगीन, चटकीला भड़कीला। कैसा है, चटकीला भड़कीला। ये पुष्प है रंगीन। कैसा है, रंगीन, चटकीला भड़कीला। ये पुष्प है रंगीन, चटकीला भड़कीला, ये ध्यान रखना। ये इसमें भोज्य ग्रंथियां, मकरंद ग्रंथियां, यहाँ ये मकरंद ग्रंथियां भोजन वाली, और इस फूलों में खुशबू आ रही इसमें। और एक बेचारा दूसरा फूल है जो छोटा सा है। कैसा है, छोटा सा, इसको कलर फ्लैश बनाते हैं, क्या ब्लैक ब्लैक बना देते हैं। ये इस तरह का फूल है, ठीक है। अब बताओ कीट किस तरफ जाएंगे, इस तरफ जाएंगे या इस तरफ जाएंगे। नेचुरल सी बात है, कीट इस तरफ जाएंगे, कीट को मिलेगा इनाम, क्या, भोजन।
ठीक है, तो हर आदमी क्या करता है, मेहनत किस लिए करता है, अपन को पता है इनाम के लिए, पारितोषिक के लिए। तो कीट इस तरफ गति इसलिए करते हैं क्योंकि इसको मिलता है भोजन। भोजन का नाम क्या है, मकरंद ग्रंथियां। क्या है, मकरंद ग्रंथियां। दूसरा, कीट को ये आकर्षित करते हैं। मधुमक्खियों को सिर्फ लाल ही फूल दिखते हैं सारे, तो फूलों का रंग कैसा होना चाहिए, लाल। यानी ये आकर्षित करते हैं, क्या करते हैं, ये आकर्षित करते हैं। तो अपन कहते हैं कीट की विशेषता होती है कि वो फूलों को देखते हैं और फूलों की ये विशेषता होते ही वो तुरंत पहुंच जाते हैं पुष्प के पास। तो इन दोनों की इंपॉर्टेंस हो जाएगी खत्म। तो इन दोनों को अपनी इंपॉर्टेंस बढ़ानी है, तब पुष्प को कैसा होना चाहिए, ये गुण होने चाहिए, पुष्प गंधहीन हो, पुष्प रंगहीन हो, पुष्प मकरंद ग्रंथियों का अभाव हो, तब कोई बात नहीं, कीट कहेगा जा वायु तू चली जा, जल तुम चले जाओ। तो इस तरह से ये क्वेश्चन पूछा था, आपने भी एकदम सटीक आंसर दे दिया। आपने कहा कि भाई कीटों को आकर्षण नहीं होगा और वायु और जल द्वारा वो परागित हो जाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना बच्चों। आप वीडियो को देखो और क्वेश्चन है उसमें ढूंढो और उसके आंसर भी ढूंढो और लिख लो अपनी नोटबुक के अंदर। और मुझे कोई भी समस्या हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे सर हमें ये सब पॉइंट समझ में नहीं है। मेरे हिसाब से आपको सारा A to Z समझ में आ गया होगा। थैंक यू बच्चों।